Here our next lecture of class 9th chapter 1st of biology. सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया था। अलग अलग टाइप के सेल्स हमने सीख लिया था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ना है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे मिलके बना हुआ रहता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आज हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो इन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। हमने देखा है कि जो सेल है उनके पास स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइसोसोम्स, ये सारे न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, ये सभी क्या हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे तो उस समय हमें ये पता चलता है कि हर एक सेल में तीन चीज़ें तो कॉमन होती ही होती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स तो उसके पास होते ही होते हैं। और जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर वो इंटरेक्शन है किसका, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। इन्हीं फीचर्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन्हीं की बेसिस पे, इन्हीं फीचर्स की वजह से वो हेल्प करते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट में के साथ इंटरेक्शन करने में। ठीक है, तो नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की जो कि कंटेंट्स को सेपरेट करने का काम करती है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो सेल के कंटेंट्स होते हैं उन्हें वो बाहर करने, सेपरेट करने का काम करती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है, अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल फीचर ये है कि वो कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है और कुछ सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देती है। सारे के सारे मटेरियल जितने चाहें उतने अंदर नहीं आ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, जैसे फिल्टर होता है ना, फिल्टर क्या करता है, अगर पानी को आप फिल्टर करोगे तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को और वाटर में मिक्स न्यूट्रिशन को ही जाने देगा ना, वैसे, और बड़े बड़े पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक फिल्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स के मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही बॉडी से अंदर और बॉडी से बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। ओके, तो बोल रहा है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है सेल में, कैसे ये काम होता है, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, कैसे बाहर आते हैं सब्सटेंस सेल से, तो ये सब अब हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको बॉडी से बाहर आने की ज़रूरत होती है ना, और ऑक्सीजन को अंदर जाने की ज़रूरत होती है, तो उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन आपने पढ़ा है ना। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको सेल मेम्ब्रेन से मूव करना ही पड़ता है, किसी को अंदर आना ही पड़ता है और किसी को बाहर जाना ही पड़ता है। किसी को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना होगा, ऑक्सीजन को अंदर करना होगा। तो ये एक कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, और डिफ्यूजन के बारे में आप केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, अभी मैं भी आपको बताऊंगी। वी हैव स्टडीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। डिफ्यूजन में फ्लो होता है
या मूवमेंट होता है किसका, सब्सटेंसेस का हायर रीजन से या हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, वो ज़्यादा से कम की तरफ सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रोसेस में, डिफ्यूजन की प्रोसेस में। तो सेल मेम्ब्रेन में भी डिफ्यूजन की ही प्रोसेस होती है, ठीक है। तो समथिंग सिमिलर टू दिस अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये होता है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स व्हेन ऐसा ही कुछ सेल्स में भी होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि विच इज सेलुलर वेस्ट, जो कि सेलुलर वेस्ट होता है, सेल को जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीट आउट बाय द सेल, और सेल को जरूरत है कि वो बॉडी से उसे बाहर निकाल दे, ठीक है, बॉडी को नहीं जरूरत उसकी। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो जो कंसंट्रेशन है CO2 का वो क्या होगा, लो होगा। द कंसंट्रेशन, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन इट्स सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय सेल, तो सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो कभी ऐसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सेल के अंदर, देखिए हाई कंसंट्रेशन बोल रहा है ना, हाई कंसंट्रेशन में होता है सेल के अंदर, हाई कंसंट्रेशन में है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर अंदर ज़्यादा है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे ये सेल है, ठीक है, यहाँ CO2 है, तो यहाँ कम होगा ना CO2, यहाँ अगर यहाँ 20 मॉलिक्यूल हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 5 ही मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो ऐसे होगा, बाहर कम और अंदर ज़्यादा, ठीक है। एक कंडीशन ये है हमारे पास कि एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर के कंपैरिजन में अब 20 मॉलिक्यूल हैं, इधर CO2 पूरा CO2 से ये भरा हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में तो यहाँ CO2 बहुत कम हुए ना, या CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ कम है ना, तो वही आपको बताया जा रहा है। तो the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, अब जैसे मतलब इससे पहले कि ये डिफरेंस अंदर और बाहर का डिफरेंस आ जाए इनके कंसंट्रेशन में, CO2 क्या करता है, CO2 जल्दी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, कहाँ, सेल से बाहर। और सेल CO2 को पता चल जाता है, सेल को पता चल जाता है कि भाई बाहर कम हो गया और अंदर CO2 ज़्यादा हो गया है, तो CO2 क्या करता है, जल्दी जल्दी बाहर जाने की अब कोशिश करता है, ठीक है, CO2 बाहर जाने की कोशिश करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। यहाँ ज़्यादा था ना, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था ना, कहाँ से जा रहा है फिर, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं ना, तो यही तो हुआ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यही तो है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। कब, जबकि ये डिफरेंस, जब तक कि ये डिफरेंस कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए उससे पहले CO2 क्या हो जाता है, सेल से बाहर आना स्टार्ट कर देता है, और सेल इसे अलाउ करता है कि वो सेल से बाहर आए, ठीक है। तो क्या, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमारी यही प्रोसेस तो डिफ्यूजन है, जहाँ पे सब्सटेंस ज़्यादा, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा से कम की तरफ जब जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, उसे ही डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे ही ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएगा। कब, जब व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था तो इसका मीन्स ऑक्सीजन कम हो रहा होगा ना, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो ऐसे ही ये भी क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो जो डिफ्यूजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, सेल के अंदर साइड भी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है, ताकि इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह मेंटेन रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ऐसे ही जैसे हमने ये पढ़ा ना, गैसेस ओबे करते हैं जैसे डिफ्यूज़न को, वैसे ही वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। वाटर भी हमेशा डिफ्यूज़न के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, मानता है।
द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, एक परमेबल मेम्ब्रेन होगी जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसका मूवमेंट होता है वाटर का, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वाटर में अगर ये प्रोसेस होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। ओके, गैसेस का तो हमने डिफ्यूजन पढ़ा, तो डिफ्यूजन के ही लॉ को वाटर भी फॉलो करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसे वाटर में क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो जो वाटर के थ्रू प्लाज्मा, जो मूवमेंट है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो उसमें प्रेजेंट डिजॉल्व, वाटर में डिजॉल्व जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे भी वो अफेक्ट होता है। दस ऑस्मोसिस इज प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। तो ऑस्मोसिस वाटर का जो पास होता है या वाटर जो पास होता है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें होता है। ठीक है, तो हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्या होगा जब हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालेंगे वाटर के साथ मिक्स करके, तो इन तीनों में से जो तीन चीज़ें आपको दी गई हैं इनमें से एक चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। तो अगर मीडियम, कोई भी मीडियम है, क्या बोल रहा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, ये सेल है, ये सेल के आसपास का सराउंडिंग है। ठीक है, तो वो बोल रहा है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। सेल से ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन अगर सराउंडिंग मीडियम का है, तो सराउंडिंग का है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। आउटसाइड का सॉल्यूशन तो बहुत डाइल्यूट है, और डाइल्यूट आपको ना दो टर्म मिलेंगे केमिस्ट्री में, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का मीनिंग होता है जहाँ पे वाटर का अमाउंट हाई हो। ठीक है, वाटर का अमाउंट हाई हो और दूसरा जो सब्सटेंस है या केमिकल जो है उसका अमाउंट क्या हो, लो हो। ठीक है, जिसके साथ भी आपने मिक्स किया है। और कॉन्क या कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग होता है जहाँ वाटर का अमाउंट लो हो, वाटर बहुत कम है, और दूसरा जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट हाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो बाहर का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। मीन्स कि सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ना, तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन ही तो करेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि हमारा ऑस्मोसिस का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आपको और ये अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे ये सेल है तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, वो फ्री है, अंदर जाए या बाहर जाए फ्री है। ठीक है, बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव। तो क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कम है ना, यहाँ ज़्यादा चाहिए हमें, यहाँ पानी हमें ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ कम है, तो उस समय क्या होगा, जहाँ ज़्यादा है बाहर बहुत ज़्यादा है, वही आपको बोल रहा है मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। ज़्यादा सेल कहाँ, ज़्यादा वाटर कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा। क्यों आएगा सेल के अंदर, क्योंकि इसके पास पानी कम है ना, इसमें पानी कम है, तो क्या होगा, जहाँ ज़्यादा पानी है वहीं से तो आएगा ना, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। तो बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। जितना वो लीव भी करेगा क्योंकि वो तो फ्री है, लेकिन अगर वो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं तो बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल कुछ इतने होंगे। मीन्स कि लीव, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर कम जाएंगे, अंदर ज़्यादा आएंगे।
ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो ज़्यादा आएंगे। तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन, इसे हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आउटसाइड ज़्यादा है। तो हाइपो मीन्स, वैसे भी हाइपो का मीन्स होता है लेस और लिटिल, कम अमाउंट में होना। तो सेल के अंदर जब कंटेंट वाटर कम होगा उस टाइम पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब आ गया ना समझ में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोसिस का एक पार्ट है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल पास फ्री होने के लिए, मतलब अंदर जाएं या बाहर जाएं, इन और आउट दोनों के लिए फ्री होते हैं, दोनों डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा वाटर अंदर आ रहा है बाहर जाने के कंपेयर में, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोला द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल। तो नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेल के अंदर वाटर आ रहा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। तो जो सेल हमने यहाँ पे एनिमल सेल या प्लांट सेल जो हमने रखी है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमने क्या पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा। नेक्स्ट वन इज इफ मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर मान लीजिए ये एक मीडियम है और ये सेल है। ठीक है, सेल में अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो सेल के बाहर भी 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। मीन्स कि सेल के अंदर भी उतना ही कंटेंट है, सेल के बाहर भी उतना ही कंटेंट है, बराबर है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। तो उस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे जब बराबर है तो हायर लोअर का तो सवाल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बिल्कुल भी मूवमेंट, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने नेम याद रखने हैं। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन जहाँ पे सेम होगा उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं। मीडियम के अंदर और बाहर सेम अमाउंट में जब वाटर होगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो वाटर हमें पता है फ्री है मूव करने के लिए, तो वाटर सेम डायरेक्शन, वो दोनों ही डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। लेकिन जैसे ये है अंदर का मोमेंट मीडियम और ये बाहर का मीडियम जो बहुत जितना इसमें इतना ही है। तो अगर एक बाहर जा रहा है तो एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर। जितना वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर भी आएंगे सेम अमाउंट में, क्योंकि फ्री तो है, आप उन्हें रोक नहीं सकते हो, फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन इक्वल अमाउंट में वो मूव करेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अच्छा नहीं, अभी और पढ़ना है हमने, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट। जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी जाएगा। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। कोई भी ओवरऑल मूवमेंट हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। तो जो आपने प्लांट सेल या एनिमल सेल रखी थी वो जैसी थी वैसे ही रहेगी इस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning ये अंदर का मीडियम, ये बाहर का मीडियम, बाहर 5 मॉलिक्यूल वाटर के, यहाँ 20 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, ये कंडीशन जब होगी तो। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी थी, यहाँ 20 मॉलिक्यूल और यहाँ 5 मॉलिक्यूल, है ना। तो इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल से कम, सेल के अंदर जितना वाटर है यानी कि इतना पूरा भरा हुआ है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ इतना ही भरा है, बाहर इतना ही भरा है। तो इस टाइम पे क्या होगा, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। फिर द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, वाटर लॉस होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब होता है, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब था, जब इनसाइड वाटर कम था, आउटसाइड वाटर ज़्यादा था। ये हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, इनसाइड वाटर
हाई, ये हाई का साइन है, ठीक है, और आउटसाइड लो। ओके, इनसाइड जब कंटेंट वाटर का ज़्यादा होगा, आउटसाइड वाटर का कंटेंट कम होगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब अंदर और बाहर सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। और जब इनसाइड कम लो अमाउंट है वाटर का और आउटसाइड ज़्यादा है तो उस टाइम पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। मीन्स कि सेल के अंदर के बेसिस पे हम बोलेंगे, ठीक है। सेल के अंदर पानी कम है, हाइपोटोनिक, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी। तो बोल रहा है द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि सेल के साथ क्या होगा, जो हमने प्लांट सेल या वाटर सेल रखी है। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर वाटर तो क्रॉस करेगा ही करेगा सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन कहाँ से करेगा, अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और जितना अंदर आएगा उससे कहीं ज़्यादा ये बाहर जाने वाला है, ठीक है। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल। सेल के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलने वाला है देन एंटर्स इन इट, ठीक है, एंटर करने के कंपेयर में। तो देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा बाहर चले जाएगा ना, बाहर ज़्यादा जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगी। तो Thus, osmosis is a special case of diffusion। तो osmosis क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का। दो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन किसके थ्रू जाता है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटी इसमें करनी है। तो एक्टिविटी में आपसे बोला गया है ऑस्मोसिस विथ एन एग, एक एग के साथ आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस आप कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिला। तो आपने क्या करना है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये तो आप घर पे कर ही नहीं सकते हैं ना बेटा, हम ये घर स्कूल पे ही करेंगे। हमने क्या करना होगा, द सेल, एग का जो सेल है उसे निकालना है और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मीनिंग क्या होगा, मैंने अभी आपको डाइल्यूट का मीनिंग बताया था ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मीनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम अमाउंट में और उसमें वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बोल देंगे। तो द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल बना हुआ रहता है एग का वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ रहता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज द एग, तो अब एक पतली सी स्किन होगी जो कि सेल को इनक्लोज करके रख रही है एग को। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, तो प्योर वाटर में डालिए और फिर ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो बोल रहा है द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो पता है कितना इंटरेस्टिंग ये होगा जब हम लैब में ये कर रहे होंगे। तो एग क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और कैसे होगा, कौन सी प्रोसेस में हो रहा था स्वेल, फर्स्ट प्रोसेस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था ना कि एग क्या हो जा रहा था, स्वेल अप हो जा रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर, एग के अंदर वाटर तो है ही नहीं ना, वाटर नहीं है, बाहर ज़्यादा है, हमने पानी में डाला तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया होगा एग में। मीन्स कि जिस पानी में आपने कंटेनर में डाल रखा है वहाँ से पानी एग ने एब्जॉर्ब किया होगा, वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो स्वेल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, प्लेस अ सिमिलर डिसेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपने कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको रखना है एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट बाद ऑब्जर्व कीजिए। द एग श्रिंक, वाई, एग श्रिंक हो गया, क्यों श्रिंक हो गया, एग सिकुड़ गया, क्यों सिकुड़ा, वाटर पास। अब देखो पहले क्या था, एग में बिल्कुल वाटर नहीं था, है ना, बिल्कुल वाटर नहीं था, हमने वाटर में डाला तो उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ यानी कि वो फूला हुआ जो एग है उसी को हमने वापस से सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, नया एग नहीं लिया, उसी को हमने क्या कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। तो तब क्या हुआ, वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। कैसे सिकुड़ा, वाटर पासेज आउट,
ऑफ द एग सॉल्यूशन, एग सॉल्यूशन से निकला ना, अब ज़्यादा एग में हो गया है, एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में गया, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड था। और एक इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, जो अभी हमने पढ़ा है ना, एक ही एग से हमने दोनों के दोनों कर लिए, हाइपोटोनिक का भी एग्जाम्पल देख लिया और हाइपरटोनिक का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया है ना। तो ड्राई रेजिन और एप्रिकॉट की हेल्प से भी हम ये कर सकते हैं ये एक्टिविटी। तो बोल रहा है पुट ड्राइड रेजिन, किशमिश जिन्हें हमें कहते हैं, और एप्रिकॉट खुमानी जिसे हम बोलते हैं ना, एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, आपने डालने हैं पानी में और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट का कोई भी सॉल्यूशन जब जो आप यूज़ करना चाहते हैं, या ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, रेजिन्स किशमिश तो होते ही है ना घर में, तो आप उससे कर सकते हो। देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, शुगर का सॉल्यूशन लें या सॉल्ट का सॉल्यूशन लें, लेकिन कंसनट्रेटेड आपने लेना होगा, ठीक है, जिसमें कि वाटर का अमाउंट कम और सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, या आप शुगर ले रहे हो तो शुगर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, अब आपको क्या मिलने वाला है रिजल्ट, ईच ग्रेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन, ईच ग्रेन वाटर गेन्स वाटर, दोनों के दोनों वाटर गेन करेंगे, एप्रिकॉट और रेजिन या इनमें से किसी एक के साथ भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फूल जाएंगे जब इनको हम पानी में रखेंगे तो, ठीक है, यानी कि स्वेल अप हो गए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने रखा था जहाँ बाहर ज़्यादा और अंदर पानी कम था, बाहर ज़्यादा अंदर कम मीन्स जो रेजिन आपने लिया था, रेजिन के अंदर तो वाटर नहीं था ना, लेकिन जिस पानी में डाला था उसमें तो उतना सारा पानी था, तो वो रेजिन क्या करेगा, धीरे 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 एब्जॉर्ब करेगा उस वाटर को और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना। However, when placed in the concentrated solution, लेकिन जब हम concentrated solution में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब प्योर वाटर में रखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और जब प्लेस इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इट लॉसेज वाटर, जब इसको हम अब इसी को हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर लॉस करेगा और श्रिंक हो जाएगा, एक बार फूलेगा और दूसरी बार क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया था ना, हम जब ऐसे करेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जब नॉर्मल से पानी में रखते तो उस टाइम तो वो वाटर गेन करता और फूल जाता, अब जब हम कंसनट्रेटेड में रखेंगे तो उसके बाद अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में उसको रखेंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, तो जो प्लांट की जो रूट्स है ना, जैसे पानी वो गेन करती है तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस एंड वाटर एक्सचेंज में, इन लाइफ ऑफ अ सेल, सेल की लाइफ में। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए किसी सेल को, हर सेल को, तो वो क्या करते हैं, इनके साथ साथ न्यूट्रिशन भी लेते हैं। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मूव इन और मूव आउट करते हैं सेल में, किसके थ्रू, थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी, एक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, एनर्जी का यूज़ करके, तो वो क्या करते हैं, जितने मॉलिक्यूल अंदर चाहिए अंदर आने देंगे, जितने को बाहर भेजना है उन्हें बाहर भेजेंगे, है ना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई रहती है, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ वैसे नहीं देख सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो ऑल्सो एनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट से फूड मटेरियल्स को इनगल्फ कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
एंडोसाइटोसिस, जब अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मटेरियल्स को और फूड को जब कोई सेल इनगल्फ करता है, लेता है, अपने अंदर खाता है, तो उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, तो एमीबा की फूड गेनिंग जो प्रोसेस होती है उसे एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। वो इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है क्या, अपना खाना। ठीक है, तो ये तो हम स्कूल में ही कर पाएंगे। फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विथ योर टीचर। तो ये काम हमारा स्कूल का होगा। यहाँ में क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए अभी जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही ईजी हो गया ना। आप कितना इजी हो गया, हमने पूरा पढ़ लिया कैसे CO2 और जो वाटर है वो अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। बहुत ही इजी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आई थिंक आपको आंसर आपने नोट भी कर लिया होगा इसका आंसर। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेलेक्ट करता है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, है ना। तो अब आपने क्या करना है ना, हमारा चैप्टर यहाँ से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया था। आपने सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं, सारे वीडियोस देखने हैं, आपने एक एक टॉपिक की स्टडी करनी है बहुत अच्छे से। जैसे कि आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आपने इसको पूरा 2 से 3 बार रिवाइज करना है और फिर इसके बारे में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे और फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करेंगे। ओके, तो हमारा कल का टॉपिक होगा सेल वॉल। ठीक है, हम सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपका काम यही है कि आप रिवाइज कीजिए और इसके बारे में लिखिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। हैव अ नाइस डे।